हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वीके सांगवान फ्रॉम तालियान फिजिक्स क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं, पर उससे पहले जो है मैं आप लोगों के सामने डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम ड्राइव कर देता हूं। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों, हमारे सामने जो फर्स्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कूलॉम्स लॉ को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसका रिलेशन कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम हमें इसके लिए पता होनी चाहिए। गॉस थ्योरम क्या होती है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। गॉस थ्योरम इन विच द चार्ज इज आइसोलेटेड इन एनी स्फेरिकल सरफेस। किसी भी स्फेरिकल स्फेयर के अंदर हम किसी भी आइसोलेटेड स्फेयर के अंदर चार्ज को करेंगे, प्लेस करेंगे सेंटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉजिटिव टेस्ट पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ये बनाई, और जिस एरिया से ये जाएंगी, जिस एरिया को ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे नॉर्मली परपेंडिकुलरली, वो एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा एन कैप और ds वेक्टर, और ये हमारी E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा रेडियस जो है r कैप, इस तरीके से। और जो ये एरिया है हमारा, जो ये एरिया बना है, अब E वेक्टर और ds वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास ये गॉसन सरफेस ड्रॉ हुआ है, यही हमारा गॉस सरफेस कहलाता है। ये स्मॉल सरफेस एरिया जो है, ये एरिया वेक्टर की तरह इसका वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, ये मैं आपको बता चुका था। और इसकी स्टेटमेंट जो थी हमारी, वो क्या थी, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot ds vector, the surface integration of electric field lines are passes through a small surface of a spherical cell is equal to the summation of algebraic sum of the charge, ठीक है, algebraic sum of the charge is 1 upon epsilon naught times of the respective surface। तो सरफेस, किसी भी गॉसन सरफेस के, आइसोलेटेड गॉसन सरफेस के टोटल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ था हमारा, इसी का हम यूज करेंगे इसमें। अब जो ये हमारा टेक्स्ट पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, क्यू नॉट प्लेस करा हमने यहां पर। अब ई वेक्टर जो है हमारे पास, अगर मैं इसे आगे ड्राइव करता हूं, तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को, वेक्टर कंपोनेंट को रिप्लेस करता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा, और सरफेस इंटीग्रेशन इस तरीके से। और इससे पहले यूजिंग गॉस लॉ, किसका यूज करा हमने, गॉस लॉ का। थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन, क्यू ये लॉ था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेता हूं। थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारी ई वेक्टर एंड ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। E वेक्टर एंड ds वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। फिगर में मेंशन है E वेक्टर और हमारा ds वेक्टर जो है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। cos 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बच जाएगी, मैं E को बाहर ले रहा हूं, और ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा एरिया है स्फेरिकल स्फेयर का, वो क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो E, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, या आप यहां ये भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल में सीधा 4 पाई, हमने क्या, रेडियस r का स्क्वायर, और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। बिल्कुल यही थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम पीछे पढ़ के आए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने के बाद हम कूलॉम्स फोर्स तक कैसे पहुंचेंगे, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम फॉर्मूला पढ़ गए, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। टेक्स्ट पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में हमने टेक्स्ट पॉइंट चार्ज लिया था यहां पर अपनी सरफेस, तो उसके रिस्पेक्ट में, तो F इक्वल टू E क्यू नॉट, प्लेस वैल्यू एज अबव, तो क्यू नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught r square. This
रिलेशन बिटवीन कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। किसका रिलेशन? कुलाम्स लॉ। ये आपके सामने आ गया कुलाम्स लॉ। किससे? मैंने गॉस थ्योरम का यूज करा और कुलाम्स लॉ एक्सप्रेशन डिड्यूस हो गया। नेक्स्ट हम आप एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है, हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। किसी वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? एक बात मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, गॉस थ्योरम जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी शेप और साइज की, पर गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्फेसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम का यूज करा जाता है, जो करा जाता है जो सर्फेसेस की बात आने लग जाती है। ठीक है, स्फेयर, शीट, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, थिक शीट। तो इन सब केसेस के अंदर क्या है, हम सरफेसेस के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो इन सब चीजों के केस में हमें सरफेस एरिया से लिंक जब हो जाएंगे तो हम किससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं? गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये बात तो समझ में आई होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर अब सबको आपको पता है वायर किस तरीके का होता है, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो ये मेरे पास एक वायर है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं थोड़ा सा जूम करूं तो मुझे ये सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो सिलेंड्रिकल शेप में जो दिखाई देगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मुझे। मैं इसे जूम करके अगर देखूं तो मुझे सिलेंड्रिकल शेप में कुछ इस तरीके से वायर दिखाई देगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सारे बच्चों को क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड क्यों ड्रॉ करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? पॉजिटिव चार्ज की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब जो हमारा रेडियस है इस सिलेंडर का, मैं यहां से यहां तक कंसीडर कर लेता हूं, वो क्या है? स्मॉल आर है। क्लियर है? और जो हमारा ये जो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, ये हमारा अब बन गया स्मॉल एरिया। यहां पर ये जो हमारा स्मॉल एरिया, यहां पर क्रॉस सेक्शन होगा, तो यहां पर जो हमारा स्मॉल एरिया होगा, यहां पर हमारा स्मॉल एरिया होगा। तो मैं इसमें से 3 एरिया कंसीडर कर लेता हूं। मैं इस सरफेस को मान लेता हूं DS1 और इस सरफेस को लेट कर लेता हूं DS2 और इस सरफेस को कर लेते हैं DS3 इसके रिस्पेक्ट में, इस तरीके से। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो गया? 90 डिग्री। इसके बीच में जो एंगल हो गया वो क्या हो गया? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर जो हमारा DS वेक्टर है, जो हमारा DS वेक्टर वो किस डायरेक्शन में? वो इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90। सेम यहां पर DS1 का एरिया वेक्टर किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। पर यहां पर जो DS2 एरिया है, इसके केस में एरिया जो है हमारा n कैप जो है, एरिया वेक्टर जो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 डिग्री। इज दैट क्लियर? फिगर सबको क्लियर होगी अच्छी तरीके से। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वायर। ठीक है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ वायर। तो हम पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम देता हूं? टोटल सरफेस को S नाम देता हूं और E वेक्टर डॉट DS और इक्वल टू डिफरेंट सरफेसेस का अलग अलग सरफेस है। तो पहले S1 के लिए कर लेते हैं, इस वाले के लिए। तो E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। इज दैट क्लियर? नाउ S2 E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। इज दैट क्लियर? आप और भी सरफेसेस ले सकते हैं पर उससे कोई फायदा नहीं है। DS4 ले लो, DS5 ले लो, DS6 ले लो, दुनिया भर की ले लो, पर उससे नहीं, मेरा इन तीनों से एक्सप्रेशन आराम से प्रूफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस कितना है? डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल कॉस कंपोनेंट आएगा। तो इंट्रोड्यूस करते हैं S1, तो E डॉट DS कॉस 90 डिग्री, बिल्कुल। अब आगे S2 में, S2 के केस में DS2 मेरा क्या है? 0 डिग्री। तो E डॉट DS2
S2 और cos 0 डिग्री और प्लस आगे चलते हैं S3 E डॉट DS3 cos 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो बची क्या वैल्यू हमारे पास? ये वाली, बिल्कुल। अब तो आगे जो है हमारे पास, बच्चों इस स्टेप को देखें ध्यान से, S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0, ये बचा आपके पास, तो सिर्फ इसे ही लिखता हूं मैं, S2 बच गया हमारे पास सरफेस 2 के रिस्पेक्ट में, और E डॉट DS2 बच गया, cos 0 की वैल्यू 1। बाकी ये हमारा 90 वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारी? 0, और ये वाली भी पूरी वैल्यू क्या बन गई? cos 90 की वैल्यू 0, तो बचा ये मैंने आपका यहां पर लिख दिया। अब ऊपर की तरफ देखिए, अब जो हमारे पास यूजिंग गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होता है? पता है सबको, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी पीछे भी बताया मैंने। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या बचा? E डॉट ds। तो E वेक्टर को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये ds2 की अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सबको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे पास क्या बचेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E, और यहां पर यह आ जाएगा 2 पाई RL, और हमारी जो लेंथ है सिलेंडर की वो क्या है? L है। इज दैट क्लियर? यहां से हम E की वैल्यू निकाल सकते हो, तो E की वैल्यू क्या आएगी? तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? E इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, तो Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है, तो हमें यूज करना है यूजिंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो Q की वैल्यू क्या आएगी? Q इक्वल टू लैम्डा L। ये क्यों यूज करा? ये यूज इसलिए करा कि मेरा लेंथ ऑफ वायर है, तो लेंथ ऑफ वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली, तो मैं उस आइडेंटिटी का यूज करूंगा। दिस आइडेंटिटी इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस एरिया होगा नेक्स्ट डेरिवेशन में, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पुट करा तो E वेक्टर क्या बनेगा? Q की जगह रखा लैम्डा L अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको बता दूं ये डेरिवेशन इस साल 2020 के बोर्ड में भी आई हुई है 3 नंबर में, बिल्कुल। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे वैसे घटेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी कैसे? मैं फिगर से समझाता हूं, देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मतलब अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाता हूं, मतलब थिकनेस बढ़ाता हूं, अगर मैं थिकनेस बढ़ाता हूं, वायर की थिकनेस बढ़ाता हूं, R की वैल्यू बढ़ाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इनसाइड, आउटसाइड और एट द वायर, एट द सिलेंडर, एट द वायर, तो वो क्या होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि हम Q की वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने Q की वैल्यू के ऊपर बात नहीं करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे हम रेडियस, मोटाई बढ़ाते रहेंगे वायर की, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती थी? रेजिस्टेंस वैल्यू घटती थी। तो सेम उस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? घटेगी। तो ग्राफ इस तरीके से। और इसमें एक चीज और ध्यान देना, लैम्डा, लैम्डा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस वायर के डिस्ट्रीब्यूशन को, इसकी लेंथ को। अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 से, ध्यान दें, अगर लैम्डा की वैल्यू, नोट में देखें इस चीज को, अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल। Q इज ग्रेटर देन 1,
पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे थे, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर लैम्डा की वैल्यू स्मॉलर देन होंगी 1, बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, रेडियली यहां पर भी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, क्या होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू स्मॉलर देन 1, स्मॉल क्यू की वैल्यू मैंने पीछे केस करवाए थे कूलॉम्स लॉ में, अगर क्यू की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू स्मॉलर देन 1 इट मींस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होती है। आई थिंक ये डेरिवेशन अच्छी तरह क्लियर होगी बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इस बार वायर के ऊपर चार्ज नहीं है, इस बार इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट है जिसके ऊपर चार्ज है। मैं आपको समझाता हूं। सपोज करें ये आपके पास एक कुकुम्बर है, जानते हैं सब कुकुम्बर किसे बोलते हैं, खीरे को, बिल्कुल, ये खीरा है। ऑब्वियसली सर ऐसा खीरा होता नहीं है, सपोज करने को कहा मैंने। अब ये जो खीरा है इसके अंदर मैंने ब्लेड दे मारा, अब ब्लेड इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया, तो इसके अंदर ब्लेड कुछ इस तरीके से, और इस ब्लेड को जोड़ दिया मैंने किसके साथ, इस ब्लेड को जोड़ दिया मैंने किसके साथ, वायर के साथ। इस ब्लेड को जोड़ दिया मैंने किसके साथ, वायर के साथ, और इससे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसके ऊपर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इस ब्लेड के ऊपर, शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये है प्लस सिग्मा। अब क्या होगा, बिल्कुल आधे बच्चों उसमें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा जी। ये इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये कैसे भूल जाएंगे, ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का। मेरा जो खीरा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ से इक्वल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेते हैं क्या, ए, ये भी ए और ये भी ए। अब जो है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, मैं इसके सेंटर कंसीडर कर लेता हूं, ये इस तरीके से, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे यहां से भी निकलेंगी, ऑब्वियसली एरिया क्रॉस सेक्शन से भी निकलेंगी, और यहां से भी निकलेगी, नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी। अब जो मैंने ये एरिया लिया है ए, मैं इसे नाम देता हूं, इस पॉइंट को नाम देता हूं पी, और इस वाले को नाम देता हूं मैं क्यू, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है मेरी इस तरीके से निकल रही है, तो इन दोनों एरिया के ऊपर गॉस थ्योरम, स्मॉल सर्फेसेस गॉस थ्योरम कंसीडर करूंगा। ये बने मेरे स्मॉल सर्फेसेस जो बनेंगे, ठीक है। तो इनके रिस्पेक्ट में अब मैं क्या कर रहा हूं, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। सबसे पहले टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस। फिगर समझ में आई होगी बच्चों आप लोगों को। सबसे पहले टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, तो सबसे पहले टोटल फ्लक्स जो है हमारे पास क्या, फ्लक्स ई इक्वल टू कौन सी सरफेस पे, पी पे, और प्लस क्यू पे। कि सर आपने पिछले में तो आप वहां पे भी लगा सकते हैं, आप वहां पे भी सबसे पहले टोटल फ्लक्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं फ्लक्स का फॉर्मूला ही सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, किसको, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को संबोधित कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखें, डीएस वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रेशन कौन सी, क्यू, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इज दैट, मैंने वहां पर ये सीधा ये पॉइंट आपको बता दिया था, यहां पर ये बता दिया, आप वहां पे भी लिख सकते हैं। अब जो दोनों सरफेस एरिया हैं वहां पर डीएस की वैल्यू क्या है, डीएस पी पे और डीएस क्यू पे ए है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो हमारे पास आएगा, क्या आएगा बच्चों, तो वो हमारे पास ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू, ये क्या आएगा, ई ए, और रही बात की सर वेक्टर कंपोनेंट है, हमें यहां पर कॉस क्यों रखा, रख लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी, सरफेस एरिया डायरेक्शन भी है, तो कॉस 0, यहां पर भी कॉस 0, cos 0 1, cos 0 1, क्लियर है। तो मैंने एक स्टेप क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो ई ए प्लस यहां पर भी ई ए, क्लियर है भाई। अब आगे चलते हैं, तो ई डॉट डीएस इक्वल टू 2 ई ए, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद जो है इसे इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है हमारे पास ये शीट है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं यूजिंग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताएं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन अरे ए एस करा था भाई, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे हम लोगों ने, तो कौन से थे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। अब यहां पर हम क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, हम यहां निकाल सकते हैं सिग्मा, और ए चला गया यहां पर, तो सिग्मा ए बिल्कुल। अब इस आइडेंटिटी का इस पूरे E इंटू ds की जगह गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी पीछे भी बताया था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव सरफेसेज नॉर्मली इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। लिखवाया तो गॉस थ्योरम बताई थी बिल्कुल। तो इसकी जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और यहां पर 2EA, और क्यू की जगह ऊपर से, तो यहां पर आपके पास सिग्मा ए, और ये बना नीचे एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल टू 2EA। ए से ए गया तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसकी, शीट की, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कैपेसिटर में यूज होगा, आगे कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी अगर हमारे सिग्मा की वैल्यू, मैं यहीं पर बता देता हूं, अगर हमारी सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, सेम भाई पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल। और हमारे सिग्मा की वैल्यू स्मॉलर देन 1 हो जाए तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो शीट कैसी कंसीडर हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर हो जाएगी। सिग्मा ग्रेटर देन 1 हो गए तो हमारी शीट कौन सी कंसीडर हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। तो सिग्मा जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और सिग्मा इज स्मॉलर देन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट डेरिवेशन चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है बच्चों हमारे सामने गॉस थ्योरम की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब ये डेरिवेशन आपको स्फेरिकल शेल तो समझ में आ गया, एक स्फेयर है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम 3 फेस में करेंगे, इनसाइड, आउटसाइड और एट द सरफेस। तो सबसे पहले मैं केस बाय केस मूव करता हूं। सबसे पहले केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आउटसाइड द शेल, हम इसे कैपिटल R कंसीडर करूंगा मैं, और स्मॉल r ये लिख सकते हैं। फिगर देखें जरा, सपोज करें ये मेरे पास सेल है, ये स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल, और मैं इसके सेंटर पे चार्ज प्लेस करेंगे, क्या करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ओवर द सेल। और ये क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा अपने चारों तरफ, आउटसाइड, ये आउटसाइड वाला है, आउटसाइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाने के बाद यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इस तरीके से, बिल्कुल। और हमारा हम गॉस थ्योरम जो डिड्यूस कर रहे हैं किसके साथ डिड्यूस कर रहे हैं, आउटसाइड। तो मैं इस पॉइंट को जो है मैंने नाम दिया था क्या, P मान लेता हूं। और जो हमारी अंदर वाली शेल जो है, शेल मेन जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका रेडियस मैंने R, क्योंकि मैंने यहां पर R स्मॉल दिखा रखा है। और जो हमारा रेडियस यहां से गॉस सरफेस का है वो क्या है, स्मॉल r कंसीडर कर दिया, ठीक है। और सेम वही n कैप जो होगा हमारा एरिया वेक्टर, वो क्या होगा, n कैप आउटवर्ड डायरेक्शन, ई वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारा है ही आप लोग जानते हैं ds वेक्टर, एरिया वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड किसमें चेंज हो गया है, वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं यूजिंग एक्सप्रेशन की तरफ, यूजिंग गॉस लॉ। क्या कहता है भाई गॉस लॉ, सेम वही बात, E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 हो जाएगा, बिल्कुल ई वेक्टर और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल। तो हमारे पास मैं सीधा सीधा लिखता हूं, तो ई, तो सरफेस इंटीग्रेशन किसकी होगी, डीएस की, और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है सरफेस एरिया, स्फेयर है, तो 4 पाई अंदर आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ब्रेक करते हैं, क्यों, क्योंकि मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा देखते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी ऑफ अ हॉलो स्फेयर के केस में क्या होगी, सरफेस चार्ज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू की वैल्यू क्या बनेगी बताएं, सिग्मा ए। पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, एक्सप्रेशन मिलेगा भाई। अब क्यू की वैल्यू पुट करें तो ई इक्वल टू, मैंने पुट करी वैल्यू, तो क्या बन गया यहां पर रख दें, सिग्मा ए। ए क्या है हमारे पास, सेम एरिया क्या है यहां पर, ए क्या है हमारा ए है 4 पाई गॉस सरफेस का। हम अब इस बार सरफेस चार्ज गॉस सरफेस का, तो यहां पर आर का स्क्वायर। गॉस सरफेस का रेडियस क्या है हमारा, बाहर जो है, सॉरी अंदर सॉरी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर का चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट अंदर हुआ है, सॉरी, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, बाहर वाला स्मॉल आर, ये रहा गॉस थ्योरम, स्मॉल आर बाहर वाले के लिए, और स्मॉल कैपिटल आर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज सिग्मा किसके ऊपर हुआ है, शेल के ऊपर, तो उसका रेडियस कैपिटल आर। इज दैट क्लियर नाउ। सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ गई आपकी आउटसाइड क्या आ गई, सिग्मा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल। इज दैट क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल। इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर क्या था एक बार फिर, गॉसियन सरफेस जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉटेड लाइन से ड्रॉ करी है, अगर वो बढ़ती जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी, और अगर मैं रेडियस बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अगर रेडियस बढ़ाता हूं, शेल को बढ़ाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूर तक जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या है, जितना मैं आर बढ़ाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। अब केस सेकंड के अंदर बच्चों जो हमारा पी पॉइंट था, जो हमारा बी पॉइंट था, जो हमारा फर्स्ट केस था, उसके अंदर जो हमारा पी पॉइंट गॉसियन सरफेस में मैंने बाहर ड्रॉ करा था, ये पी पॉइंट याद होगा मैंने यहां पर ड्रॉ करा था, वो पी पॉइंट कहां पर आ जाए, वो अब सरफेस पे ही आ जाए। मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है यहां पर बना नहीं सकता, पर मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, वो इधर आ जाए, दोनों साथ आ जाए। मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाए, जो हमारा चार्ज कैप्ट है उस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब मेरे कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाए, स्मॉल आर के इक्वल हो जाए। तो इस केस में अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अगर मेरा तो सेम जो हमारा पिछला एक्सप्रेशन था उसी एक्सप्रेशन का, तो ई हमारी आउटवर्ड क्या आई थी, आउटसाइड पी पॉइंट पे क्या आई थी हमारी, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब एट द सरफेस अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस स्फेयर के स्फेरिक होलो सेल के ऊपर ही लाई कर जाए, तो हमारी कैपिटल आर स्मॉल आर के वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो ई एट अ सरफेस, एट द सरफेस, एट सरफेस क्या होगा, सिग्मा आर की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई एट सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस की क्या होगी हमेशा, क्योंकि पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही, सिग्मा के ऊपर। सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सिग्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो ई की वैल्यू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो शेल इज मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। केस थर्ड जो है, नाउ केस थर्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द शेल। अगर हमारा पी पॉइंट गॉसियन सरफेस पॉइंट जो था वो कहां पर लाई कर जाए, शेल के इनसाइड लाई कर जाए। अब वो डॉटेड
गॉसियन सरफेस कहां लाई कर जाए, इनसाइड लाई कर जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो रहेंगी रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन ही, और हमारा सरफेस जो हो जाएगा वो अंदर हो जाएगा, ये एन कैप। और जो हमारी आर की वैल्यू, गॉसियन सरफेस जो था हमने उसे क्या नाम दिया था, आर नाम दिया था, आर कैप। और जो हमारा शेल था उसे क्या नाम दिया था, कैपिटल आर, और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये आपकी फिगर थी। हम बदल रहे हैं, डॉटेड लाइन से आपको तीनों केस समझा चुका हूं, इनसाइड ये आपके सामने और आउटसाइड फर्स्ट केस और एट द सरफेस। अब हम लास्ट केस की तरफ है, जो मेरा पी पॉइंट है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड का है, फिर एट द सरफेस और अब इनसाइड। तो इस केस के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, देखते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम एस ई डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस एस ई डॉट डी एस सेम वही, डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो क्यों, एन कैप और ई कैप की डायरेक्शन सेम है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई सरफेस इंटीग्रेशन किसकी होगी, सिर्फ सरफेस एरिया की, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पर यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, चार्ज, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चार्ज जो होता है, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसेस सरफेस क्यू इक्वल टू 0। चार्ज की वैल्यू गॉस सरफेस के अंदर होती ही नहीं, क्यू की वैल्यू 0 होती है, गॉस सरफेस अंदर बन ही नहीं सकता है। तो गॉस सरफेस जो क्यू की वैल्यू इनसाइड क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा एक्सप्रेशन यहां पर रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी, इनसाइड द सेल, वो होगी आपकी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द 0, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम करता है। देखिए जैसे आपने जनरेटर देखे होंगे, जो डोम जनरेटर आते हैं, क्लोज जनरेटर आते हैं आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में और बड़े बड़े मॉल्स में बाहर रखे होते हैं। उन जनरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर भी ये होता है, हम इसे फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ई की वैल्यू इनसाइड क्या हो जाए, 0 हो जाए। कैसे हो जाए, जब कोई भी जनरेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बिजली से काम करता है तो उसमें कुछ लॉस भी होता है। हर जनरेटर का, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कुछ लॉस होता है। तो चार्जेस का लॉस होता है तो वो क्या होता है, उसके शेल में, उसके आउटर बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और उस बॉडी को एक वायर के साथ अर्थिंग कर दिया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फिनोमेना बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी अप्लाई करते हैं। एक रॉड ऊपर लगा दी जाती है, जो लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा फ्लोर होते हैं, जिसमें उसमें एक रॉड लगा देते हैं, जिससे जो थंडरिंग होती है, जो बिजली कड़कती है, उससे क्या हो, वो लाइटनिंग क्या हो, उस रॉड के थ्रू क्या हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए। सेम उसी वही फिनोमेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गॉस सरफेस के हॉलो स्फीयर के अंदर होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। जो हमारी आउटसाइड आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनसाइड आई है और आउटसाइड आई है। अब इनके ऊपर जो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी समझा दूंगा क्या होता है। और अभी हमारे इसके 2 केसेस और रह गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ थिन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ 2 पैरेलल थिन शीट। ठीक है, जो हमारे कैपेसिटर में बहुत यूजेस हैं उनके। तो चलिए इसकी जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए। अब जो हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, इसे नोट में देखिए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। क्योंकि हमने जो गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन ड्रॉ करी थी, 3 केस जो हमने लिए थे, उसके अंदर हमारा जो डिस्टेंस था वो क्या था, आर था। तो हमारे पास 3 केस थे। एक था सबसे पहला जो था आउटसाइड, उस केस में जो हमारे पास सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट था, नहीं था आउटसाइड में, बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो था एट सरफेस था, उसके अंदर सिग्मा अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट, ये था हमारे पास। और लास्ट जो था हमारे पास वो क्या था, आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो वो क्या था हमारे पास, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आउटसाइड नहीं, इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, इनसाइड क्या है, 0।
आउटसाइड और एट द सरफेस और इनसाइड। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या निकाली थी, हॉलो शेल की निकाली थी। अब इसके बेसिस पे जो है ग्राफ देखें, ये है हमारा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डिस्टेंस, ठीक है। ये कहां पर होगा, ये तब होगा जब मेरे मैक्सिमम आई थी, ये तो ध्यान समझ में आएगा। ये केस जो मैंने यहां पर ड्रॉ करा है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो गई थी, मैक्सिमम हो गए थे, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, जो पूरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है क्या, इनसाइड, जो हमारी इनसाइड थी वो क्या थी, 0 थी। तो 0 को हम बिल्कुल इसके साथ लेके चल सकते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और यहां से मैक्सिमम के लिए इस तरीके से स्ट्रेट, तो यहां पे लिख सकते हैं इनसाइड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इनसाइड 0। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। और इसके बाद जो हमारी आर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो बच्चों आप लोगों को पता ही है, इस तरीके से ऐसे। तो ये क्या है, ई आउटसाइड, जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, और ये हमारा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, इस तरीके से। अब आप लोगों के सामने ग्राफ आ गया है। आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है ये वॉल्यूम 1 है, इसके अंदर आपके 3 डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवाई है। सबसे पहले जो है वो आपको मैंने रिलेशन करवाया है गॉस थ्योरम का, गॉस थ्योरम का यूज करके, कुलाम्स लॉ। उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेशन थी हमारी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग वायर सिलेंडर। और नेक्स्ट डेरिवेशन जो थी हमारी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और लास्ट डेरिवेशन जो आप लोगों के सामने थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अभी आपकी 2 डेरिवेशन और रहती हैं जो वो वॉल्यूम 2 वीडियो में आएंगी, तो प्लीज उसे देखें जरूर। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट, इस डेरिवेशन के ऊपर भी बोर्ड में इस साल एक क्वेश्चन रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को शेयर करूंगा। थैंक यू।